तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलिटेक्निक में। आज का वीडियो लेक्चर हमारा IMED का है और ये आपकी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, रिवीजन क्लासेस आपकी सेकंड है IMED की और आज हम अपना सेकंड लेसन जो कि पूरा कंप्लीट करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे, जिसका नाम है बाजार सर्वेक्षण और आवश्यक पहचान, मतलब कि मार्केट सर्वे एंड अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफिकेशन। इसमें हम जो बाजार में सर्वेक्षण होता है उसको जो कि है पहचानेंगे और साथ ही आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को भी पहचानने का काम इसमें करेंगे। तो वीडियो को जल्दी ही शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ आप सभी लोग, और जल्दी चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं आपका सेकंड लेसन। और आप सभी लोग को बता दें कि जिन लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो आप लोग कृपया करके नोट्स जरूर से लें। केवल 99 रुपये में आपको पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर के सभी नोट्स जो कि दिए जा रहे हैं। तो जल्दी से जाए व्हाट्सएप नंबर पर हमारे मैसेज करें, वहाँ से जाकर आप नोट्स ले सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज का। आज हम सबसे पहले जानते हैं कि मार्केट सर्वे होता क्या है। देखिए, मार्केट सर्वे एक अन्य सबसे व्यापक रूप से यूज किए जाने वाली बिक्री आपका पूर्व अनुमान पद्धति है, जिसका यूज बाजार से संबंधित जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया जाता है, जिसे कंपनी आंतरिक डाटा के प्रकाशित स्रोत से एकत्रित नहीं कर सकती है। देखिए, मार्केट सर्वे हम समझते हैं क्या है। आपकी मार्केट में जो कि है क्या चल रहा है और किस तरह का जो कि कंपटीशन चल रहा है और कौन सी चीज़ ज़्यादा चल रही है। ठीक है, आपके बिज़नेस को जो कि है आप कंपटीशन में अगर लाने के लिए आपके बिज़नेस आप किसी भी चीज़ का अगर कर रहे हैं तो उसकी कीमत कम है या ज़्यादा है, तो बाज़ार में आपका मतलब चल क्या रहा है आपके बिज़नेस में, उन्हीं सब का सर्वे आपका करती है मार्केट सर्वे। ठीक, आपका वही सब सर्वे कहलाता है क्या, मार्केट सर्वे। बाज़ार में उतर कर जो कि है उसकी चीज़ों को जानना और आपका कंपटीशन किस तरह से जो कि है बाजार में चल रहा है उसके बारे में जानना मार्केट सर्वे कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं दूसरे नंबर पर टॉपिक हमारा है स्कैनिंग ऑफ बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। देखिए, स्कैनिंग ऑफ बिजनेस इन्वॉल्वमेंट क्या है। आपके बिजनेस इन्वॉल्वमेंट की स्कैनिंग एक आपका व्यवसायीकरण प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह संगठन की जिम्मेदारी है कि वह उन चीज़ों पर नज़र रखे जो उनके व्यवसाय और उनके कंज्यूमर पर नेगेटिव इफेक्ट डालती है, जो आपकी नकारात्मक सोच को उत्पन्न करती है। ठीक, आपकी कमियां, बिजनेस में आपकी क्या क्या कमियां हैं, आपके कंज्यूमर को क्या क्या परेशानी आ रही हैं और कौन कौन सी चीज़ें नेगेटिव इफेक्ट डाल रही हैं, उन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, व्यवसाय के सदस्य आंतरिक और बाहरी खतरों को तलाश करते हैं जो व्यवसाय पर गलत प्रभाव डालते हैं तथा उनको हल करने की नई जो कि है रणनीति भी अपनाते हैं या बनाते हैं। इसके बाद हम इसमें आगे लिखेंगे कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन के पास स्पेशल रूप से रिसर्च आपके ऑब्जेक्टिव के लिए कर्मचारी होते हैं। आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव के लिए जो कि ये कर्मचारी वो अलग से लगाते हैं, जो लगातार बाजार के परिवर्तन के बारे में रिसर्च करते रहते हैं। मतलब देखिए, यहाँ पर क्या है, बाजार में आपका किस तरह का माहौल है, आपका कैसा कंपटीशन चल रहा है, किस चीज़ का दाम कितना है, उन सभी के बारे में जो कि यही रिसर्च करते हैं और पता लगाते हैं और सीखते रहते हैं और अपने मैनेजर को इन्फॉर्म देते रहते हैं। मतलब कि आपकी सारी जानकारी आप अपने मैनेजर को देते रहते हैं, ताकि कंपनी बाजार स्थान परिवर्तन के बारे में ज्ञान की कमी को जो कि है कारण पीछे ना रह सके। आपकी कंपनी को आगे बढ़ाने में जो कि है इससे काफ़ी हेल्प हमको मिलती है। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की स्कैनिंग अति आवश्यक है, क्योंकि जैसे जैसे कंपनी अधिक कॉम्पिटिटिव होती जाती है उसी तरह बाहरी वातावरण में तेज़ी से बदलाव होते जाते हैं। जिस तरह से आपकी कंपनी जो कि है कॉम्पिटिटिव होती जाएगी, आपके वातावरण में जो कि है परिवर्तन आ जाते हैं। इसके बाद देखिए, हमारा अगला है बिजनेस इन्वॉल्वमेंट, आपका व्यापारिक वातावरण क्या है। देखिए, यह 6 प्रकार का होता है। राजनीतिक परिवेश, आपका इकोनॉमिक आर्थिक, ठीक है, सोशल सामाजिक, टेक्निकल, ठीक, तकनीकी, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, टेक्निकल का मतलब तकनीकी, लीगल कानूनी, और आपका कल्चरल सांस्कृतिक। तो इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे जो आपके व्यापारिक वातावरण हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजनीतिक परिवेश। देखिए, राजनीतिक परिवेश को हम जान लेते क्या होता है। किसी व्यापार को डेवलप करने के लिए सही पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट का होना जरूरी है। कंट्री या स्टेट का पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ऐसा होना चाहिए जो एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता को बढ़ावा दे तथा उसकी नीतियों एवं स्किल को डेवलप करने वाले हो। ठीक, मतलब कि एक तरह से सोचा जाए तो उद्यमिता को बढ़ाने वाला पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जो कि है राजनीतिक परिवेश होना चाहिए। दूसरा आता है आर्थिक। देखिए, व्यापार के आपके इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे व्यापार को बढ़ावा मिले, बैंक से आसानी से लोन मिले और आपका सरकार से आवश्यक वस्तुओं पर सब्सिडी जैसी सुविधा मिलती रहे।
ठीक। तो ये आपका क्या है, इकोनॉमिक आर्थिक वातावरण। ठीक। इसके बाद देखिए हमारा तीसरा है सामाजिक सोशल, व्यापार के लिए तथा व्यापार की वृद्धि के लिए वहाँ के समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ठीक है, वहाँ के रहने वाले कंज्यूमर का रहन सहन कैसा है, ठीक, उसके खर्च करने की शक्ति कैसी है और व्यापार करने बारे में वो क्या सोचता है, इन सब बातों का व्यापार पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। देखिए व्यापार करने के, देखिए इसका मतलब क्या है, आपके मतलब आप जहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, कोई सामान बेच रहे हैं, तो वहाँ के माहौल कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ पर कैसे प्रकार के लोग रहते हैं, तो ये सभी प्रभाव डालती हैं आपके उद्यमिता पर। देखिए इसके बाद हम टेक्निकल आते हैं। मतलब कि टेक्निकल आकलन, तकनीकी आकलन में व्यापार में कंपटीशन तथा रिस्क का आपका आकलन रहता है। क्या रहता है, रिस्क का जो कि ये संदेह हमेशा रहता है। इसमें व्यापार में आपकी इफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी तथा आपकी प्रॉफिटिविटी आदि की भी आकलन जो कि होता है। क्या होता है, आदि का आकलन होता है। इसके बाद कानूनी लीगल क्या है, देखिए व्यापार पर लागू होने वाले नियम कानून, विभिन्न प्रकार के टैक्स आदि व्यापारिक गतिविधियों पर प्रभाव डालते हैं। आपके जो कानूनी है, ठीक, कानूनी प्रक्रिया है, वो व्यापार के विभिन्न प्रकार के टैक्स आदि व्यापारिक गतिविधियों पर क्या डालती है, प्रभाव डालती है। इसके बाद हमारा आखिरी है, ठीक, छठवां आपका टॉपिक है क्या, आपका सांस्कृतिक कल्चरल, व्यापार की डिजर्व, ठीक, व्यापार की डिजायर, अभिलाषा मतलब की इच्छा तथा मूल्यों का भी व्यापार की सफलता में बहुत अधिक योगदान होता है। मतलब कि एक अच्छे जो कि व्यापार को आपको सफल करने के लिए व्यापार की जो कि है इच्छा और अभिलाषा भी आपके मूल रूप से जो कि है बहुत बड़ा कारण आपके व्यापार की सफलता की होते हैं। तो देखिए अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है राष्ट्रीय तथा राज्य औद्योगिक नीति। इसके बारे में हम जानते हैं अच्छे से। वीडियो को जल्दी सभी लोग शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ। नेशनल एंड स्टेट इंडस्ट्री पॉलिसी, राज्य तथा आपका राष्ट्रीय औद्योगिक नीति क्या होती है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए औद्योगिक से संबंधित राष्ट्रीय तथा राज्य नीति में कई बदलाव किए गए हैं जो निम्न प्रकार से हैं। ठीक, इसमें सबसे पहले हम जानेंगे नेशनल इंडस्ट्री पॉलिसी, राष्ट्रीय औद्योगिक नीति। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 क्या है या फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपका 1973 क्या है, इनके बारे में जो कि आपको डिटेल से लिखना होगा। तो आज हम इन सभी को कवर करेंगे और इसी के साथ हम पढ़ेंगे हरियाणा राज्य की जो कि है औद्योगिक नीति क्या होती है। ठीक है, तो दोनों जो कि है हम कवर करेंगे दोनों को। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे आपका नेशनल इंडस्ट्री पॉलिसी, राज्य औद्योगिक नीति क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। देखिए पहली आपकी होती है इंडस्ट्री पॉलिसी 1948, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1973, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980 और इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। तो इन सभी के बारे में हम जो कि थोड़ा थोड़ा लिख देंगे और इसी के साथ जो कि आपका आज का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम जानते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, आपका औद्योगिक नीति 1948 क्या है। देखिए स्वतंत्रता के बाद पहली इंडस्ट्री पॉलिसी आपकी 6 अप्रैल सन 1948 को जो कि है घोषित की गई थी। ठीक, आपकी स्वतंत्रता के बाद जो कि है पहली औद्योगिक नीति आपकी 6 अप्रैल सन 1948 को जो कि है घोषित की गई थी। यह उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस पॉलिसी का मेन पर्पस मतलब कि आपका मेन उद्देश्य मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत करके औद्योगिक विकास को गति देना था। अर्थात जहां आपका अर्थव्यवस्था के विकास में निजी मतलब कि प्राइवेट और आपका पब्लिक फील्ड को महत्वपूर्ण आपका माना गया था। ठीक, बड़े उद्योग को 4 श्रेणियों में, ठीक है, बड़े उद्योगों को आपकी 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। पहली आपकी देखिए श्रेणी इसमें है स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री वाले उद्योग। ठीक, दूसरा आपका होता है इसमें सरकारी नियंत्रण वाले उद्योग, मिश्रित क्षेत्र वाले उद्योग और आपका प्राइवेट क्षेत्र वाले उद्योग। तो इन 4 के बारे में जो कि इसमें पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री वाले उद्योग। देखिए इसके अंतर्गत आपके कौन कौन से उद्योग आते हैं, इन सभी के बारे में पढ़ना है। देखिए जितनी भी पॉलिसीज हम पढ़ रहे हैं इन सभी के बारे में आपके अनेक प्रकार के जो कि उद्योग आते हैं और उन उद्योगों को जो कि है ये सभी आपकी संस्थाएं इंडस्ट्री पॉलिसी जो कि है ये पॉलिसी ये सभी उसको सपोर्ट करती हैं। ठीक है, तो देखिए स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री वाले उद्योग क्या है, इसमें परमाणु ऊर्जा,
रेलवे और हथियार और गोला बारूद की गतिविधि में लगे उद्योग शामिल होते हैं। मतलब कि जो आपके उद्योग, जो आपकी इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में आपकी परमाणु ऊर्जा, रेलवे, हथियार और गोला बारूद बनाई जाती है, ठीक, उनकी गतिविधि में लगे उद्योग शामिल होते हैं। कौन से में? आपका स्टैटिक इंडस्ट्री वाले उद्योगों में। इसके बाद दूसरा आता है सरकारी नियंत्रण वाले उद्योग। तो देखिए इसमें आपके कौन कौन से उद्योग होते हैं शामिल? सरकारी नियंत्रण वाले उद्योग इस कैटेगरी में, मतलब कि इस वर्ग में नेशनल लेवल के इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री शामिल थे। ठीक, इस कैटेगरी में 18 कैटेगरी का जो कि है उल्लेख किया गया था, जैसे कि उर्वरक, भारी आपका मशीनरी, रक्षा उपकरण, भारी रासायनिक आदि। ठीक, इसके बाद दूसरा हमारा आता है, तीसरा आता है इसमें मिश्रित क्षेत्र वाले उद्योग। ठीक है, मिश्रित क्षेत्र वाले उद्योग के अंतर्गत आपके देखिए कौन कौन से उद्योग आएंगे, जो कि इस कैटेगरी में वे उद्योग शामिल होते हैं जिन्हें प्राइवेट या पब्लिक क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से स्वचालित करने की अनुमति थी। मतलब कि ऐसे उद्योग जो आपके प्राइवेट और आपका पब्लिक क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से चल सके। ठीक है, सरकार को किसी की मौजूद आपका प्राइवेट इंटरप्राइज का टेक ओवर करने के लिए स्थिति की समीक्षा करने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद देखिए चौथा हमारा उसमें लास्ट होता है प्राइवेट क्षेत्र के उद्योग। प्राइवेट क्षेत्र वाले उद्योग में देखिए ऊपर के जिन उद्योगों का उल्लेख नहीं किया गया था, ठीक है, वे इस कैटेगरी में आते थे। मतलब कि आपका जो तीन हम पहले पढ़ चुके हैं, स्ट्रेटेजिक आपका और सरकारी नियंत्रण और मिश्रित क्षेत्र, इन तीनों कैटेगरी में आपके जो उद्योग नहीं आते थे उसको हमने प्राइवेट क्षेत्र के उद्योग में रख दिया गया। ठीक है, इस जो कि रख दिया गया, इस कैटेगरी में आते हैं छोटे व्यवसाय और छोटे आपका उद्योग को अत्यधिक महत्व दिया गया, जिससे स्थायी संस्थाओं का आपका उपयोग हुआ और रोजगार भी बढ़ा। ठीक, प्राइवेट क्षेत्र वाले उद्योग से क्या हुआ, हमको जो कि है बेरोजगारों को रोजगार मिला। ठीक है, इसके बाद दूसरा हमारी जो पॉलिसी है वो आती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 देखिए आपका 20 अप्रैल 1956 को इस औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। आपको देखिए जी जरूर से पढ़ना है कि कौन से उद्योग की जो कि है आपकी कौन सी पॉलिसी कितनी तारीख को जो कि है इसका जो कि शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 को जो कि है 20 अप्रैल 1956 को जो कि इस उद्योग की नीति की घोषणा की गई थी, जिसमें आपका 1948 की नीतियों को बदल गया गया। आपकी इसके पहले जो हम पढ़ा था हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, उसमें कुछ बदलाव किए गए। कितने में? 1956 में। ठीक है, इस पॉलिसी की जो कि है निम्न विशेषताएं थी। क्या विशेषताएं थी? उद्योगों का एक नया वर्गीकरण कराया इसने, निजी क्षेत्र के लिए आपका बिना किसी भेदभाव के निर्णय, ठीक है, और गांव और छोटे स्तर के उद्योगों को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय विषमता को दूर करके विकास को प्राप्त करना और श्रमिक कल्याण, मतलब कि जो मजदूर होते हैं उनके कल्याण में जो कि ये पॉलिसी थी आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। ठीक है, इसके बाद IRDA ने उद्योग को 3 कैटेगरी या वर्गों में बांटा। आपका जो IRDA एक संस्था है, ठीक है, गवर्नमेंट की एक संस्था है ये भी जो कि है क्या उद्योगों को जो कि लोन देती है। ठीक, IRDA अगर आपसे कभी फुल फॉर्म कोई पूछ ले, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी। ठीक है, तो ये इसका जो कि फुल फॉर्म होता है। देखिए इसके अंतर्गत आपके 3 कैटेगरी जो कि बनाए गए, 3 वर्ग बनाए गए। सबसे पहले अनुसूची ए उद्योग। ठीक है, अनुसूची ए उद्योग वे उद्योग जो राज्य या सरकार के अधीन थे। ठीक, इसमें 7 उद्योग आपका शामिल थे। प्राइवेट इंडस्ट्री को भी इस उद्योग को पेश किया गया, ठीक, यदि राष्ट्रीय हित की आवश्यकता होती है तो। ठीक है, तो ये आपका क्या क्या अनुसूची ए, ऐसी हमारा अनुसूची बी बनी और ऐसी अनुसूची सी भी इसकी अंतर्गत आते हैं। अनुसूची बी उद्योग क्या है? देखिए उद्योग की इस कैटेगरी में या वर्ग में राज्य को कई आपकी यूनिटी स्थापित करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन प्राइवेट फील्ड की मौजूदा यूनिट्स की स्थापना या विस्तार करने में इनकार नहीं किया गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत आपके देखिए जैसे कि कौन कौन से उद्योग आते हैं, रासायनिक उद्योग, रबर उद्योग, ठीक है, सिंथेटिक उद्योग और एल्यूमिनियम उद्योग आदि इसके अंतर्गत आते हैं अनुसूची बी के अंतर्गत। ऐसे ही हमारी अनुसूची सी उद्योग भी है। बाकी के सभी उद्योग को इस वर्ग या कैटेगरी में रखा गया था। इसकी मेन पॉलिसी उद्योग विकास के लिए प्राथमिक पूंजी की गई थी। ठीक, प्राथमिक भूमिका दी गई थी क्योंकि उस समय पूंजी दुर्लभ थे और
आपके पूंजी दुर्लभ थे और क्या है व्यवसाय मजबूत नहीं थे। आपके जो व्यवसाय हैं वो आपके क्या नहीं थे, मजबूत नहीं थे। इसके बाद हमारा अगली पॉलिसी आती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1973। देखिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1973 क्या है, आपका 1973 के राष्ट्रीय आपका भारतीय इंडस्ट्री पॉलिसी के अंतर्गत बड़े उद्योगों को और आपके विदेशी कंपनियों से निवेश के साथ उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों की पहचान की गई थी। ठीक, इस पॉलिसी के अंतर्गत जो की है, देखिए कौन कौन से बड़े उद्योग और विदेशी कंपनियों के निवेश के साथ उच्च प्राथमिकता वाले उद्योग की पहचान की गई थी। बड़े उद्योगों को ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में उन क्षेत्रों को विकास करने और छोटे उद्योगों के विकास को सक्षम करने की दृष्टि से संचालन या शुरू करने की अनुमति दी गई थी। मतलब कि इस जो की है पॉलिसी का मेन मोटिव क्या था, आपके जो कि बड़े उद्योग और आपके विदेशी निवेश के साथ आपकी प्राथमिकता वाले उद्योगों की पहचान करना और ग्रामीण तथा आपके पिछड़े क्षेत्रों में उन्नति करना या विकास करना। इसके बाद आता है हमारा अगली पॉलिसी जिसका नाम है आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977। इस पॉलिसी की घोषणा संसद के केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने की थी। आपका जो संसद के केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने की थी। इस पॉलिसी की मुख्य बातें निम्न हैं। देखिए लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के विकास का लक्ष्य और बड़े पैमाने पर क्षेत्र का विकास, जो आपके क्षेत्र हैं छोटे छोटे उन क्षेत्रों का जो कि है विकास करना इस पॉलिसी के अंतर्गत यह नीतियाँ थीं। इसके बाद पाँचवीं हमारी आती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980। देखिए कांग्रेस सरकार ने आपका 23 जुलाई सन 1980 23 जुलाई 1980 को इस नीति की घोषणा की थी। ठीक, इस पॉलिसी की जो कि कुछ विशेषता हैं वो निम्न प्रकार से हैं। पहला, संतुलित विकास को बढ़ावा देना और विस्तार और स्वचालित विस्तार का आपका सरलीकरण, और तीसरा था इसका औद्योगिक बीमार इकाइयों को लेकर चलना और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रकाश आपका प्रदर्शन में सुधार। ठीक है, तो ये जो कि है विशेषता है इस पॉलिसी की आपका 1980 की। छठवां हमारा आता है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। ठीक, तो सबसे नई पॉलिसी जो कि आपकी है ये यही है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। इसकी कुछ निम्न विशेषता हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। देखिए पहला तो आपका है डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र का आपका आरक्षण और सार्वजनिक क्षेत्र का जो कि निजीकरण, औद्योगिक लाइसेंस, आपका उदारीकृत विदेशी निवेश आपका नीति और विदेशी प्रौद्योगिकी समझौता। इसके बाद 91 और 92 में औद्योगिक विकास आपका 1.7% था, जो आपका 2007 और 2008 के रिकॉर्ड के मुताबिक ठीक 2007 और 2008 में बढ़कर कितना हो गया आपका 9.2% हो गया। तो इस तरह से जो कि आप इन सभी के बारे में लिखेंगे। अब जो कि हमारा दूसरा टॉपिक था हरियाणा राज्य की मुख्य औद्योगिक नीति, इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं और इसी के साथ आपका आज का वीडियो लेक्चर आपका ख़त्म हो जाएगा। देखिए, और आपको एक चीज़ और बता दें कि बहुत ही जल्द आपका जैसे कि पीएलसी में और आपका स्विच गियर में 2 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, आपका 1 या 2 दिन में आपका आईएमईडी का भी 2 लेसन आपके कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ठीक है, देखिए इसकी जो कि सबसे पहली आपकी प्रमुख औद्योगिक नीति क्या क्या है, इसमें पहली है आपकी विदेशी विनिवेश पर आपका तुरंत निर्णय लेने हेतु या लेने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। ठीक, अप्रवासी मतलब कि एनआरआई परियोजनाओं तथा आपका 100% निर्यात करने वाली परियोजनाओं की तुरंत निर्णय लेकर मंजूरी दी गई। ठीक है, और दूसरा था राज्य में सेल्स टैक्स की सभी बाधाओं को समाप्त कर दिया गया, मतलब कि ख़त्म कर दिया गया जितनी भी आपकी सेल्स में बाधाएं आ रही थी। ठीक है, तीसरा क्या किया गया, इंस्पेक्टर के निरीक्षणों को तर्कसंग तथा आपका धारा प्रवाह बनाना। ठीक है, और चौथा आपका इसका जो नीति थी वो हरियाणा वित्तीय नियम द्वारा आपका ऋणों मतलब कि लोन्स की स्वीकृति करना। तो ये जो कि निम्न आपकी हरियाणा राज्य की मुख्य औद्योगिक नीति थी। अब देखिए इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है परिणामी व्यवसायिक अवसर, मतलब कि रिजल्टेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, अगला टॉपिक आपका है ये। ठीक है, वीडियो को जल्दी शेयर कर अपने दोस्तों के साथ। चलिए इसको शुरू करते हैं वो अगले टॉपिक को हम। आपका रिजल्टेंट आपका बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, परिणामी व्यवसायिक अवसर। आप देखिए अपने सिलेबस में देख सकते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको सभी चीज़ पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखेंगे हम, बिजनेस अपॉर्चुनिटी का अर्थ है कि यह खरीदार को भी बिजनेस का मौका देता है। आपका बिजनेस, देखिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है,
बिजनेस अपॉर्चुनिटी का सीधा सीधा सा मतलब है कि यह खरीदार को भी जो कि है बिजनेस करने का मौका देता है। जैसे कि देखिए, कोई चीज़ आपने देखा होगा, कई लोग जो कि है कोई चीज़ दिल्ली बम्बई से जो कि है सस्ते में खरीद लाते हैं और यहाँ पर आकर जो कि है उनको दुगने या उससे कई ज़्यादा दामों में बेच देते हैं। तो वहाँ पर वो खरीदते हैं और यहाँ पर आकर बेच रहे हैं, तो ये क्या है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, टेक्निकली सभी आपका फ्रेंचाइजी आपका व्यवसाय के अवसर है। किसी व्यक्ति के लिए फ्रेंचाइजी एवं एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी और एक कंपनी का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। ठीक है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी का लाइसेंस देने वाला या विक्रेता यह घोषणा करता है कि वह खरीद को एक उपयुक्त स्थान खोलने में मदद करेगा या बना हुआ होगा तब लाइसेंस प्रदान करेगा। ठीक है, आपका जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी का लाइसेंस है वो देने वाला जो आपको लाइसेंस देता है, ठीक, यह क्या करता है, या विक्रेता यह घोषित करता है कि वह खरीद को एक उपयुक्त स्थान खोलने की मदद करेगा या बना हुआ होगा तब लाइसेंस उसको जो कि है प्रदान करेगा। तो ये थी हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अगला टॉपिक हमारा आता है टाइप एंड कंडक्ट ऑफ मार्केट सर्वे, बाजार सर्वेक्षण का प्रकार और आचरण। देखिए, मार्केट सर्वे क्या होता है, सबसे पहले तो हम इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, मार्केट सर्वे एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट सेवा के लिए मार्केट का सर्वे, रिसर्च और विश्लेषण करना है जिससे कंज्यूमर के बारे में पता किया जाता है कि उसका झुकाव किस तरफ है। उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट को जो कि है मार्केट में लाया जाता है। देखिए, आपका मार्केट सर्वे, देखिए हमको जो कि नाम से ही समझ में आ रहा है मार्केट सर्वे। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग एक चीज़ जान लें, IMED एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में जो कि आप खुद से भी बनाकर लिख सकते हैं। केवल आपको पता हो कि ये चीज़ है क्या, उससे रिलेटेड आप चीज़ें उसमें लिख सकते हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो कि है पेपर के टाइम लिखना है। ठीक, यहाँ वहाँ का नहीं, जो आपसे पूछा गया है उसी के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बनाकर लिखना है जिससे कि आपको एक अच्छे नंबर गेन करने में आसानी मिलेगी। सबसे पहले देखिए, नाम पढ़िए मार्केट सर्वे, बाजार सर्वेक्षण। देखिए, जैसे कि आपको जो कि ये सर्वे आपके होते हैं, ठीक, कई प्रकार के सर्वे होते हैं। तो मार्केट सर्वे जो कि है, मार्केट सर्वे का मतलब क्या है, बाजार का, ठीक, बाजार में जाकर आप सर्वे करें किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, आप किसी भी दुकानदार से जो कि है पूछताछ करें। ठीक, मार्केट सर्वे का मतलब क्या होता है, रिसर्च करना। ठीक, रिसर्च करना, सर्वे, वो आप जो कि है दुकानदारों के पास जाएं, ठीक, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले कि किस एरिया में कौन सी चीज़ ज़्यादा बिकती है या कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, कि मार्केट में जो कि है कौन से प्रोडक्ट की ज़रूरत है, दुकानदार कैसा प्रोडक्ट चाहता है, सस्ता चाहता है या आपका महंगा चाहता है, किस हिसाब से जो कि है उसको प्रोडक्ट की ज़रूरत है, उसको समझना आपका मार्केट सर्वे कहलाता है। अब इस बारे में जो कि आप एक बार आपको पता चल गया कि मार्केट सर्वे क्या होता है, तो आप इसमें बनाकर चाहे जो लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे रिलेटेड ही, ठीक है, इसके बारे में जो कि आप बनाकर काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। देखिए, आगे इसमें पढ़ते हैं, मार्केट आपका सर्वे में सामान्यतः कंज्यूमर की चॉइस का पता लगाया जाता है। मार्केट सर्वे होने से या करने से प्रोडक्शन करने वाली इंडस्ट्री मार्केट के माहौल के हिसाब से अपना प्लान बनाती हैं और उसी के अनुसार अपने प्रोडक्ट को बनाती हैं। देखिए, अगर आप मार्केट सर्वे कर लेते हैं तो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में जो कि है मार्केट में कैसे प्रोडक्ट की ज़रूरत है, इस चीज़ को आपको पता चल जाता है। ठीक है, और इंडस्ट्री मार्केट के माहौल के हिसाब से अपना प्लान बनाते हैं आप कि हम कैसा प्रोडक्ट निकालें, कितने प्राइस में निकालें। ठीक है, और उसी के अनुसार अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो आप जो कि है मार्केट सर्वे करने के बाद अपने प्रोडक्ट को बनाएंगे तो आपको जो कि अपने बिजनेस में एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। देखिए, पहले वीडियो लेक्चर में ही हम आपको बता चुके थे कि हम IMED पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, और देखिए जिन लोगों को नहीं पता है तो देखिए सबसे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है IMED। क्यों है, देखिए जैसे कि आपका सभी लोग जो कि डिप्लोमा कर रहे हैं पॉलीटेक्निक का, ठीक है, पॉलीटेक्निक के करने के बाद ऐसा तो है ही नहीं कि सब लोगों की सरकारी नौकरी लग जाए, तो उसमें से कुछ लोग जो कि है बिज़नेस करते हैं। तो बिज़नेस करने के लिए आपको कहाँ से पैसे मिलेंगे, ठीक, आपको किस हिसाब से बिज़नेस करना होगा, मार्केट को कैसे समझना होगा, तो वो सब आपको IMED सब्जेक्ट में बताया गया है। तो अगर आप ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनने में जो कि काफ़ी सहायता इससे मिलेगी। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है मार्केट सर्वे का उद्देश्य, मतलब कि मार्केट सर्वे करने का जो कि है उद्देश्य क्या है। देखिए, मार्केट सर्वे का उद्देश्य, इसमें आपको जो कि पॉइंट वाइज लिखना है। सबसे पहला पॉइंट हमारा इसमें रहेगा इम्पोर्टेंट कंज्यूमर से
आपका रिएक्शन प्राप्त करना, मतलब कि जो आपके महत्वपूर्ण आपके कंज्यूमर हैं, ठीक, महत्वपूर्ण कंज्यूमर मतलब जिसको आप रोज़माल जो आपसे लेते हैं या आपके महीने में जो आपके परमानेंट आपके ग्राहक हैं उनसे रिएक्शन प्राप्त करना। मार्केट सर्वे का मुख्य उद्देश्य मार्केटिंग में आपका मैनेजमेंट वाले लोगों को अपने कंज्यूमर के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी प्राप्त करने के लिए एक प्लान आपका प्लेटफॉर्म प्रदान करता है ताकि आपका मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखा जा सके। देखिए, सबसे पहले तो आपके जो इम्पोर्टेंट कंज्यूमर हैं उनसे हमको पूछना होगा कि जो कि हमारा जो माल है या आपका जो भी प्रोडक्ट है वो आपका सही आ रहा है या उसमें कमी क्या है, ठीक, या वो कुछ कमी होगी तो कुछ कंज्यूमर आपको कमी बताएंगे। तो ये सभी जानकारी हमको कंज्यूमर से प्राप्त करनी होगी, ठीक। मार्केट सर्वे का उद्देश्य है ये, ठीक है। दूसरा उद्देश्य क्या है, उत्पाद मतलब कि प्रोडक्ट की खरीद के प्रति कंज्यूमर का झुकाव को समझें, मतलब कि कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को कितना पसंद करता है, इस चीज़ को भी हमको समझना ज़रूरी है। इसमें कुछ ऐसी जानकारी को हासिल किया जाता है कि क्या ग्राहक आपके उत्पाद मतलब कि प्रोडक्ट सेवाओं के लिए एक निश्चित राशि खर्च करेगा। आगामी सुविधाओं या आपका प्रोडक्ट्स के बारे में ग्राहकों के बीच सुझाव, प्रतियोगी आपका जो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है आदि के बारे में उसकी सोच क्या है। मार्केट सर्वे करने से हमको अच्छे जो कि उद्योग के काफ़ी मदद मिलती है, अच्छे उद्योग में जो कि काफ़ी मदद मिलती है अपने उद्योग में। देखिए, मार्केट सर्वे का सीधा सा आप मतलब क्या है, मार्केट सर्वे का उद्देश्य क्या है। मार्केट सर्वे का उद्देश्य यही है कि हम अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कैसे बनाएं और जो हमारा कॉम्पिटिटिव ठीक प्रोडक्ट है मतलब कि जो हमारे कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है उससे अच्छा हम अपने प्रोडक्ट को कैसे बनाएं। जैसे कि उसमें कुछ कमियां हैं तो आप अपने प्रोडक्ट में उन कमियों को दूर कर देंगे और आपका जो कि ग्राहक है वो आपसे किस प्राइस में आपके प्रोडक्ट को चाहता है और क्या क्या सुधार उस प्रोडक्ट में चाहता है उसको बारे में हमको जानना ज़रूरी होगा, ठीक है। अब अगला टॉपिक हमारा आता है डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट। डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट, आपके मार्केट सर्वे कितने प्रकार के होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट सर्वे। देखिए, कंज्यूमर की खरीद के प्रति आपके प्रक्रिया के बारे में मार्केट सर्वे, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए मार्केट सर्वे, ठीक है, नई प्रोडक्ट के लिए मार्केट सर्वे करना और कंज्यूमर सेवाओं के मूल्यांकन के लिए मार्केट सर्वे करना। तो निम्न जो कि है इन सभी पॉइंटों पर आपके मार्केट सर्वे किया जाता है। अगला टॉपिक हमारा आता है, देखिए, असेसमेंट ऑफ आपका डिमांड एंड सप्लाई इन पोटेंशियल जो कि है एरिया ऑफ ग्रोथ, विकास के संभावित क्षेत्र में मांग और आपूर्ति का अवकलन। देखिए, एक प्रोडक्ट की डिमांड मतलब कि मांग अथवा खपत को प्रोडक्ट को निम्न 6 स्तरों पर जो कि है तय किया जाता है कि आपके जो कि है प्रोडक्ट की डिमांड या मांग किस हिसाब से होगी। प्रोडक्ट की क्वालिटी पर, प्रोडक्ट लाइन, कंपनी सेल्स, इंडस्ट्री सेल्स, प्रोडक्ट का स्टाइल, आपका टाइप और आपका नेशनल सेल्स। तो इन सभी जो कि है नियमों आप इन सभी पॉइंट पर आपके डिमांड प्रोडक्ट की जो कि है मौजूदा प्रोडक्ट की डिमांड जो कि है निश्चित की जाती है। इसके बाद हम इसमें आगे लिखेंगे, इसके अतिरिक्त 5 विभिन्न स्पेस लेवल हैं, ठीक, ग्राहक, क्षेत्र, प्रदेश, देश तथा विश्व। 3 समय स्तरों हैं, ठीक, 3 समय स्तर हैं हमारे, कौन कौन से, छोटे स्तरों, मध्य स्तरों और बड़े स्तरों से भी प्रोडक्ट की डिमांड या खपत का निर्धारण किया जाता है या होता है। इस प्रकार का उद्योग एक पोटेंशियल प्रोडक्ट की कुल खपत की छोटी समान अंतराल मतलब कि कुछ समय के लिए आपका भविष्यवाणी कर सकता है कि इस आधार पर ही इंडस्ट्री कच्चे माल की सप्लाई हेतु ऑर्डर कर सकती है, उत्पाद के लिए प्लानिंग कर सकती है। देखिए, इन सभी स्तरों पर जो कि आप अगर रिसर्च करेंगे तो उसके बाद आपको जो कि ये पता चल जाएगा या भविष्यवाणी आप कर सकते हैं कि मार्केट में किस हिसाब का प्रोडक्ट आपका चलेगा और इसमें जो कि है आपको अपने बिजनेस में क्या मिलेगी, काफ़ी आसानी आपको अपने बिजनेस करने में मिलेगी। अगला टॉपिक हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। मार्केट कितने प्रकार की होती हैं, क्लासिफिकेशन मार्केट का हम पढ़ेंगे। देखिए मार्केट को कितने भागों में बांटा गया है। आपका परचेसर मार्केट, इंडस्ट्रियल मार्केट, सेलर मार्केट और गवर्नमेंट मार्केट। सबसे पहले हम जानते हैं परचेसर मार्केट मतलब कि क्रेता बाजार। क्रेता का मतलब होता है खरीदने वाला और विक्रेता का मतलब होता है बेचने वाला। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, सभी लोगों को पता ही होगी, ठीक है। क्रेता बाजार में, ठीक, बेचने वाले बाजार में सभी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि संस्थाएं
होती हैं जो वास्तव में आपका मार्केट में, जो वास्तव में उस मार्केट में से खरीदे प्रोडक्ट का यूज करते हैं। इस मार्केट का एक बड़ा भाग आपका डोमेस्टिक कंज्यूमर होता है जो अपने पर्सनल यूज के लिए प्रोडक्ट का यूज करता है। ठीक, आपके जो डोमेस्टिक आपका कंज्यूमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो अपने पर्सनली यूज के लिए प्रोडक्ट का यूज करते हैं, ठीक है, या खरीदते हैं। इस प्रकार के कंज्यूमर का पर्पस होता है कि उस प्रोडक्ट का यूज करें, ना कि उसके सेल करके पैसे कमाएं। ठीक है, आपके जो डोमेस्टिक आपके कंज्यूमर होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है, आपके प्रोडक्ट को खरीदें और यूज करें, ना कि उसको जो कि है दोबारा से जो कि सेल कर दें। इसके बाद अगला हमारा क्या आता है, इंडस्ट्रियल मार्केट। देखिए इंडस्ट्रियल मार्केट क्या होता है, इंडस्ट्रियल मार्केट में हम पढ़ेंगे कि इसमें वे व्यक्ति अथवा संगठन आते हैं जो सामान को इसलिए खरीदते हैं ताकि उसका यूज वह एक नया प्रोडक्ट बनाने में कर सकें। इस प्रकार के बाजार को निम्न नामों से जाना जाता है। आपका देखिए सर्विस इंडस्ट्रियल, नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्रियल, ठीक, आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रियल और आपका ट्रांसपोर्ट एजेंसी और पब्लिक यूटिलिटीज़। देखिए इंडस्ट्रियल मार्केट क्या है, इसमें वह व्यक्ति या संगठन आते हैं जो आपके किसी भी सामान को खरीदते हैं और तथा उसका यूज वो दूसरे प्रोडक्ट बनाने में करते हैं, एक नया प्रोडक्ट उससे बना देते हैं। ठीक, जिससे कि आप काफ़ी सारे उदाहरण ले सकते हैं, काफ़ी सारे ऐसे बिजनेस हैं जिसमें आप कच्चा माल लाते हैं, ठीक, और उसका यूज करके आप एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो किस में आता है, इंडस्ट्रियल मार्केट के अंतर्गत ऐसे बिजनेस आते हैं। तीसरा हमारा आता है सेलर मार्केट। देखिए सेलर मार्केट क्या है, इस मार्केट में वे कंज्यूमर आते हैं जो प्रोडक्ट को बाय करके फिर से उसको बेचते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, मिडिल मैन या कॉमर्शियल एजेंट कहते हैं। देखिए, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, बिचौनिया भी कहते हैं। सेलर आपका मार्केट क्या है, सेलर मार्केट के अंतर्गत क्या करते हैं, हम किसी भी प्रोडक्ट को कम दामों में खरीदते हैं सबसे पहले तो, ठीक है, उसके बाद उसको क्या करते हैं, हम ज़्यादा दामों में बेच देते हैं, तो वो आपका आता है ऐसे बिजनेस सेलर मार्केट के अंतर्गत आता है। गवर्नमेंट मार्केट क्या होता है, यह मार्केट सभी प्रकार की गवर्नमेंट एजेंसी से संबंध रखता है। ये गवर्नमेंट एजेंसी केंद्रीय सरकार और आपकी केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, बोर्ड, निगम आदि हो सकती हैं, जो वस्तुओं या उत्पाद का क्रय सरकारी कार्यों के लिए करती हैं। ठीक, अगला टॉपिक हमारा आता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, व्यापार का अवसर पहचानना, मतलब कि व्यापार का हम अवसर कैसे पहचानें। ठीक है, और देखिए ये सभी टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो सभी टॉपिक को आप लोग जरूर से पढ़ें और अगर हो सके तो नोट्स भी बनाते हुए चलें। ठीक, वैसे तो हम आपकी नोट्स की कहीं ना कहीं से ऐसी व्यवस्था आपको कराएंगे ताकि आपको नोट्स दे दिए जाएँ। व्यापार का अवसर पहचानना देखिए क्या है, अपने कुछ अच्छे ग्राहकों की सुने और अतीत को आगे बढ़ाएं। ठीक, ये आपके पॉइंट है, इन्हीं पॉइंट पर आपको आगे लिखना है। ठीक है, तो देखिए ये सभी आप पढ़ते हुए चलें, इसके बारे में आप खुद से भी बनाकर लिख सकते हैं अगर हम आपको ना बताएं तो। ठीक है, अपने कुछ अच्छे ग्राहकों की सुने और अतीत को आगे बढ़ाएं। अपने ग्राहकों की सुनना, उनके अपने प्रतिस्पर्धियों को देखें। ठीक, उद्योग के बारे में जानकारी लें। ठीक है, सबसे पहला आपका पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने ग्राहकों की सुने। ठीक, अपने ग्राहकों की आप सुने कि उनको कैसा प्रोडक्ट चाहिए है, किस दाम में चाहिए है और उसमें क्या क्या अच्छाइयाँ होनी चाहिए, क्या क्या बुराइयाँ जो कि उसमें से आपको कम करनी चाहिए। सबसे पहला तो आप अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसके सबसे पहला पॉइंट है अपने ग्राहकों की सुने। ठीक, जब आपका ग्राहक संतुष्ट होगा तो आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा जो कि है मार्केट में बिकेगा। ठीक, पहले पॉइंट के बारे में आपको बता देते हैं, इसके बाद अगले पॉइंट के बारे में आप लोग खुद से जो कि लिखिएगा। अगर आप लोग देखिए खुद से भी आप लोग कुछ सोचने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आपका थॉट पावर जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ आएगा। अपने कुछ अच्छे ग्राहकों की सुने और अतीत को आगे बढ़ाएं। देखिए, जब आप कुछ अच्छे ग्राहकों को टारगेट करके चलते हैं या टारगेट कर रहे हैं तो अपने उद्योग के साथ उनकी ज़रूरतें, इच्छाओं और चुनौतियों को सुनें। क्या उन्हें पहले भी इसी तरह के उत्पाद और सेवाओं का यूज किया है। ठीक, उन्हें क्या पसंद है और क्या नापसंद है, उनके पास वे आपके पास क्यों आए हैं, या आपके प्रोडक्ट से उनको कोई आपत्ति तो नहीं है। इस तरह हमें ग्राहकों की सुनना चाहिए और अपने बिजनेस को जो कि है आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये था हमारा जो कि है। ठीक, अब अगला टॉपिक हमारा आता है कि नए बिजनेस को खोलना या नए बिजनेस की जो कि हम शुरुआत करें तो कैसे करें। देखिए, किसी भी एक नए उद्योग की शुरुआत करना बिल्कुल नया विचार होता है या हो सकता है। ठीक है, आप कोई भी एक नया बिजनेस खोलें
तो एक तरह से आप अभी उसका प्लान बना रहे हैं अपने दिमाग में, ठीक है, और एक नया विचार आपके मन में आया है। तो कोई भी नया विचार लोगों की आवश्यकताओं और उसकी नित्य प्रतिदिन आने वाली समस्याओं को देखकर विचार उत्पन्न हो सकता है, ठीक। इस नई कंपनी को शुरू करने के लिए उद्यमी को, बिजनेसमैन को कठिनाई होती है या कठिनाई का सामना करना पड़ता है, और साथ ही साथ ग्राहकों को तलाशना भी कठिन होता है। देखिए, आप कोई भी नया बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे पहले तो उसके लिए आपको ग्राहकों को तलाशना होगा कि उस आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको खरीदेगा कौन, ठीक है। कोई भी बिजनेस आप करेंगे तो सबसे पहले तो आप अपना प्रोडक्ट किसको बेचेंगे ये आपको ढूंढना होगा। एक नए यूनिक व्यापार का प्रारंभ करने के लिए पहले उद्यमी को कुछ लाभ भी होता है। बाजार में कोई आपका कॉम्पिटिटर ना होने के कारण बाजार में प्रसिद्धि भी मिलती है और ग्राहक प्रोडक्ट को अपनाता है, ठीक है, और डीलर डिमांड करता है। अब इतने पॉइंट का मतलब क्या है? देखिए, इतने पॉइंट का मतलब ये है कि आप जब भी कोई भी एक नया बिजनेस खोले तो वो बिजनेस कैसा हो, यूनिक हो, सबसे हटकर हो। अगर आपका बिजनेस सबसे हटकर होगा जो कोई नहीं कर रहा है तो आपको क्या हुआ, व्यापार में आपको बाजार में प्रसिद्धि मिलेगी और आपका प्रोडक्ट बहुत ही जल्दी वायरल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको कोई ऐसा बिजनेस सोचना होगा जिससे कि आपका बाजार में वो प्रोडक्ट कोई बना ना रहा हो, या ऐसी ज़रूरत को आपको देखना होगा कि जिसके बारे में किसी ने सोचा ना हो, ठीक। सबसे पहले तो देखिए, ये तो हो गई पढ़ाई की चीज़। एक बेसिक सी चीज़ जानें कि बिजनेस हमेशा ऐसा करें कि जिसमें कंपटीशन कम हो, ठीक है। किसी भी बिजनेस में अगर कंपटीशन कम होगा तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा, ठीक। अगर कंपटीशन ज़्यादा होगा तो आपको देखिए उसमें आपको जो कि है कम दाम में वही चीज़ बेचनी पड़ेगी अपनी, ठीक है, और आपको जो कि है काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा बिजनेस करें जिसमें जो कि है कंपटीशन कम हो। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक हमारा आता है, देखिए अगला टॉपिक हमारा है उत्पाद चयन के लिए महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट पॉइंट। उत्पाद चयन के लिए, प्रोडक्ट चयन के लिए, प्रोडक्ट चुनने के लिए हमारे क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं उन सभी को हम जो कि जानते हैं। देखिए, आपका एंटरप्रेन्योर की सफलता के लिए, एक बिजनेसमैन की सफलता के लिए, बिजनेसमैन हमको लिखना नहीं है, केवल हम समझने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा, हम लिखेंगे एंटरप्रेन्योर की सफलता के लिए अधिक फायदेमंद उत्पाद का चयन करना एक महत्वपूर्ण फैक्ट होता है, महत्वपूर्ण तत्व जो कि फैक्ट होता है, इंपॉर्टेंट। एक सरल उपक्रम के लिए एक सही उत्पाद या प्रोडक्ट का चयन सफलता की राह में पहला कदम होता है, ठीक। सबसे पहले तो आप सबसे अच्छा जो कि एक प्रोडक्ट चुनें, ठीक है, जो आपको बिजनेस को बूस्ट करने में मदद करेगा। पहला पॉइंट हमारा आता है इसमें, प्रोडक्ट प्रेजेंट में पूरी ना होने वाली आवश्यकताओं को पूरा करता हो, ठीक है। आपका प्रोडक्ट प्रेजेंट में पूरी ना होने वाली आवश्यकताओं को पूरी करता हो, मतलब कि ऐसा प्रोडक्ट आप चुनें जिसकी अभी वर्तमान समय में आवश्यकता ज़्यादा हो, ठीक है। दूसरा, प्रोडक्ट एक ऐसे वर्तमान बाजार में ज़रूरतों की पूर्ति करता हो जहां डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो। प्रोडक्ट बाजार में मौजूद सामान उत्पाद के साथ जो कि है सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा कर सकता हो। देखिए, सीधा सा मतलब क्या है, हमें एक ऐसा प्रोडक्ट चुनना है जो आपके ग्राहकों की आपकी मांगों को पूरा करे, ठीक, आपके ग्राहकों के बजट में हो और साथ ही उनको क्या क्या ज़रूरत हो, उनकी ज़रूरतों को जो कि है पूरा करता हो। अब अगला और हमारा लास्ट टॉपिक इस वीडियो लेक्चर का आता है, कन्वर्टिंग एन आइडिया इनटू अ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। एक विचार को एक व्यावसायिक अवसर में परिवर्तित करना, एक विचार को या सोच को एक व्यावसायिक अवसर में परिवर्तित करना। देखिए, एक सक्सेस बिजनेसमैन में एक सही विचार आइडिया का होना ज़रूरी होता है। आपका जो एक सफल बिजनेसमैन होता है उसके मन में एक सही विचार या एक आइडिया का जो होना ज़रूरी होता है। व्यक्ति के अंदर जो विचार उत्पन्न होता है उसे कुछ समय देखकर उस विचार पर विचार विमर्श करना चाहिए, उसे कुछ समय देकर उस विचार पर विचार विमर्श करना चाहिए, ठीक। इसको एक तरह से होमवर्क भी कह सकते हैं। मतलब कि एक अच्छे बिजनेसमैन बनने के लिए सबसे पहले जो आप सोच रहे हैं उस पर आपको काम करना चाहिए और साथ ही हम अपने आइडिया को कैसे अच्छी तरह से उसको वर्क में लें, उसको काम में लें, इसके बारे में हमको सोचना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, सोचना चाहिए, ठीक है। होमवर्क जो कि है करना चाहिए कि क्या सामान, उत्पाद या सेवाओं जो इस मार्केट कैसे आपका परफॉर्मेंस दे रही हैं। देखिए, क्या सोचना चाहिए, आपका मार्केट में कौन सी चीज़ ज़्यादा चल रही है, कौन सी चीज़ आपको इस समय ज़्यादा फ़ायदा देगी।
इस तरह से आपको विचार विमर्श करना ही होगा बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो, ठीक है। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे उस प्रोडक्ट को कैसे बीट करना, ठीक, बीट करना है इसके बारे में भी जो कि सोचना चाहिए। एक बिजनेसमैन सलाहकार होना चाहिए, एक बिजनेसमैन के पास जो कि एक सलाहकार होना चाहिए जो बिजनेस में उत्पन्न कष्ट आपके संकट को सलाह देकर या सलाह लेने के लिए एक बिजनेसमैन सलाहकार होना चाहिए, ठीक है। आपके बिजनेस में कभी भी कोई भी कठिनाई आती है तो उससे जो कि सलाह लेने के लिए एक सलाहकार आपके पास होना चाहिए, लेकिन सलाहकार के पास एक अच्छा अनुभव एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। बिना प्लानिंग के हमें बिजनेस ओपन नहीं करना चाहिए। देखिए आपका जो सलाहकार है उसके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जाकर वो आपको एक अच्छी सलाह दे पाएगा। और किसी भी बिजनेस को खोलने से पहले हमें उसके बारे में प्लान बनाना चाहिए। बिना किसी प्लानिंग के हर चीज़ फेल हो जाती है, ठीक। आप जब तक प्लानिंग नहीं करेंगे तो कोई भी बिजनेस आप जो कि है नहीं खोल सकते हैं। अगर आप खोल भी लेंगे तो वो सक्सेस नहीं होगा। देखिए जैसे कि आप सबसे जो कि उदाहरण लें, जो कि है जियो रिलायंस है कंपनी, ठीक है। जियो की सिम सभी लोग जो कि ज़्यादातर लोग यूज करते हैं। तो जियो की सिम आई 2017 में, लेकिन क्या 2017 में ही उसकी प्लानिंग हुई थी? तो ऐसा नहीं है। 2014 से जो कि है जियो प्लान जो कि है किया गया, उसके बाद उसकी जियो फाइबर बिछाई गई, ठीक, उसकी लाइन्स डली होगी, उसके बाद उसमें काम करने वाले वर्कर्स लाए गए होंगे, उसके बाद उस सिम पर काम चला होगा, ठीक, काफ़ी सारे स्टेप उसमें किए गए होंगे। उसके बाद उसको लॉन्च किया गया 2017 में। तो 2014 से लेकर 2017 तक 3 साल क्या हुआ, प्लानिंग हुई, ठीक, कि हमको इस सिम को कैसे सभी लोगों तक पहुंचाना है, ठीक, इस सिम में जो कि अच्छे से ज़्यादा रिस्पॉन्स कैसे देना है, ठीक, ये सब होता है बिजनेस। तो बिजनेस करने से पहले हमें एक अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का वीडियो लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। और साथ ही आप आज का जो कि आपका दूसरा लेसन ख़त्म हो चुका है, ठीक। अगला जो वीडियो लेक्चर हमारा आएगा IMED का, उसमें हम अगला जो कि लेसन स्टार्ट कर देंगे, लेसन 3 प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपका रिप्रेजेंटेशन। तो अगला वीडियो लेक्चर में आपका जो कि है 3rd लेसन स्टार्ट कर दिया जाएगा। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।